हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में चैप्टर 5 को पढ़ेंगे और उसका नाम है, मतलब टाइटल है इसका, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 4 लेसन तक आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, ये शब्द हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, इसके बारे में काफी फेमस यज्ञ है। एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, मतलब सारथी, ठीक है, उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। मतलब राजा की जो, मतलब युद्ध के टाइम पे जो उनकी स्थिति होती थी, उनके जो भी अच्छी अच्छी उनकी मतलब रोमांचक बातें होती थी, उसका गान करता था और वो खूब बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफ करता था राजा की। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई कई छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश अथवा वैश्य, ठीक है, वैश्य शब्द के लिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है, उसमें से जो वैश्य है उसके लिए विश शब्द यूज किया गया था। जैसे सामान वो लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो जिन लोगों को शूद्र माना जाता था उन्हें पुरोहित पुरोहित लोग अक्सर उसमें अनुष्ठानों में भाग नहीं लेने देते थे। अब देखिए वर्ण क्या था, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है, आगे देखिए। पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में बांट दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था, और 4 भाग अभी मैंने ऊपर बताया था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ग ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिन्हें जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थी इसमें। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। मतलब जो ब्राह्मण है उनके जो संतान होगी वो ब्राह्मण ही होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ठीक है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में आर्थिक सामाजिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था।
अब देखिए जनपद क्या होता है। जनपद, महाजनपद, यहाँ सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। जनपद क्या होता है? महायज्ञों को करने वाला राजा। अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है, मतलब लोगों के रहने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं, मानचित्र 4 में। ठीक है, ये देखिए, इसमें देखिए महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद। ठीक है, तो इसमें अभी पहले तो यही देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पुरातत्व पुरातत्वविदों ने इन जनपद की कई वस्तुओं की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। जनपदों में लोग रहते थे, उनके लिए कहा जा रहा है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। नेक्स्ट है महाजनपद, इसको देख लेते हैं। महाजनपद के बारे में देखिए, करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र चाल में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतम महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो यहाँ पे देखिए महाजनपद दिए गए हैं। ठीक है, मगध है, राजगृह है, कौशाम्बी है, कौशल है, ये देखिए ये सारे महाजनपद आपके यहाँ पे दिए गए हैं। आगे देखते हैं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ठीक, चित्र 84 पर उसका आहत सिक्कों का है, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक, आहत सिक्के। अब यह देखिए, कौसाम्बे जिले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ये देखिए, ये दीवार यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, अब कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों का निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। मतलब अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 60,000 रुपए की आप फसल करते हैं, तो आपको 1/6, 1/6 मतलब 10,000 रुपए देने पड़ते थे। ठीक है, 60,000 में 10, 1/6वां हिस्सा। ठीक है, अब देखिए, फिर दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन में काम करना पड़ता था। एक महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, करों के यहाँ तरीके बताए जा रहे हैं। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो हल्का जो नीचे का हिस्सा होता है उसके लिए। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ठीक है, जो कांटे होते हैं हलों में, उसके लिए बारे में कहा जा रहा है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौध लगाकर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, मगध के नाम
काफी सुना होगा। मानचित्र 4, इसमें तो हम लोग मगध को देख ही चुके हैं, अभी बात की थी। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियों जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन नदियां, इसके बारे में बात हो चुकी है पहले ही चैप्टर में, ठीक है। बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, महत्वपूर्ण औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, ठीक, अजातशत्रु लिखा है, ठीक, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन बनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिर, आधुनिक समय में राजगीर उसे कहा जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो शुरुआत में मगध की राजधानी थी राजगृह, ये क्वेश्चन आता है, और बाद में पाटलिपुत्र। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का। विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब यहाँ पे देखिए, कोई चीज छूटी तो नहीं है। वज्र, ये भी एक महाजनपद है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। अब गण या संघ क्या होता है, अभी इसके बारे में देख लीजिए। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ का अर्थ मतलब होता है संगठन या सभा। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से सम्मिलित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वज्र का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ये लगभग 2300 साल पहले दिया गया। तो यहाँ पर तो ये कहानी है, इसको क्या हम लोग पढ़ें, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यत्र में देख लेते हैं, कभी कभी इसमें भी चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। पहले इसको हल्का से देख लेते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है, फालतू की चीजें देख लिया मैंने इतनी जल्दी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोई खास इसमें वो नहीं है आपकी एक्सरसाइज। तो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब हम लोग इसके बाद ज्योग्राफी का भी, ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी आपको एक एक वीडियो आज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे 5 चैप्टर आपके आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी सवाल आपके मन में हो तो वो आप लोग सब लोग पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।